नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज की इस वीडियो हम भारतीय संविधान का जो पहला भाग है, जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक, पीएससी, सीएचएसएल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है उसे भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं और इन सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए गए हैं। अगर आपने ये सारे वीडियो हमारे नहीं देखे तो इसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आपको बताना है कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 3 के तहत। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 3 है, इसके तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नामों में कोई परिवर्तन कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है। तो ये सब अधिकार जो है ये संसद को आर्टिकल 3 के तहत प्रदान किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे संसद शब्द आया तो आपको संसद के बारे में मालूम होना चाहिए कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो संसद में लोकसभा शामिल होती है, राज्यसभा शामिल होती है और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए संसद की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 79 में संसद की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनेगी। तो ये बात आर्टिकल 79 में कही गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का नाम आया है, तो इससे संबंधित आपको 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लोकसभा के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन की बात कही गई है, जबकि राज्यसभा के गठन की बात आर्टिकल 80 में कही गई है। और किस आर्टिकल में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इन 545 सदस्यों में से जो 530 सदस्य हैं ये राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 13 सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 2 सदस्य हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। इन 245 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये 12 सदस्य कौन से होते हैं, तो ये जो 12 सदस्य होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको सेम क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी संसद के बारे में। और यहाँ पे जो ऑप्शन में आर्टिकल दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में हमारे भारत के नाम के बारे में और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 2 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। तो ये बात आर्टिकल 2 में कही गई है। आर्टिकल 2 और 3 में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ तो आपको आर्टिकल 2 अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए फ्यूचर में जो भारत है ये पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र को जीत लेता है, तो इस क्षेत्र को राज्य के रूप में हमारे भारतीय संघ में शामिल करना है और उसकी स्थापना करनी है। तो ये अधिकार आर्टिकल 2 के तहत संसद को प्रदान किया गया है। जबकि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 3 है ये केवल और केवल जो हमारे भारत के राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताता है। ये कहता है कि जो हमारे भारत के राज्य हैं, इन्हीं राज्यों को अगर मिलाकर एक राज्य बनाना है या इन राज्यों के नामों में कोई परिवर्तन करना है या हमारे भारत के जो राज्य हैं इनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करना है, तो ये अधिकार संसद को आर्टिकल 3 के तहत प्रदान किया गया है। आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल 2 और 3 क्या कहता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? सबसे पहले देखिए, जो हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद है इसमें कुल 3 क्लॉज दिए गए हैं। हमारे संविधान का पहले अनुच्छेद का पहला क्लॉज जो है इसमें ये कहा गया है कि इंडिया अर्थात जो भारत है ये राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात आर्टिकल 1 के पहले क्लॉज में कही गई है। जबकि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 का दूसरा क्लॉज है इसमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 के दूसरे क्लॉज में हमारे भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है। ये बात कही गई है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 का जो दूसरा क्लॉज है, अगर आप देखेंगे कि हमारे भारत के कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पे एक आपको अलग ही डायरेक्शन बताई गई है। आर्टिकल 1 के दूसरे क्लॉज में ये कहा गया है कि हमारे भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख हमारे संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है। तो ये बात आर्टिकल 1 के दूसरे क्लॉज में कही गई है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका उल्लेख हमारे संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, और हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज है इसमें क्या कहा गया है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 के तीसरे क्लॉज में हमारे भारत का जो क्षेत्र है इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो राज्य क्षेत्र यानी कि जो हमारे भारत के बड़े बड़े राज्य हैं ये, और दूसरा संघ क्षेत्र यानी कि हमारे भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और तीसरा इसमें ये कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अर्जित किया जाए वो भी भारतीय क्षेत्र का ही हिस्सा होंगे। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल पीछे बताया था कि अगर फ्यूचर में भारत जो है ये पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र को जीत लेता है तो वो क्षेत्र हमारे भारत का ही भाग होगा। तो ये बात आर्टिकल 1 के तीसरे क्लॉज में कही गई है। तो अभी तक भारत के द्वारा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि अर्जित किया गया हो। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है इसमें भारत को क्या कहा गया है? तो अभी मैंने आपको बताया इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है यानी कि राज्यों का यूनियन कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन कहा गया है। देखिए, एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है और एक कन्फेडरेशन होता है। यूनियन का मतलब हिंदी में संघ होता है, फेडरेशन का मतलब भी हिंदी में संघ ही होता है और कन्फेडरेशन का मतलब हिंदी में परिसंघ होता है। देखिए, अगर ऑप्शन में संघ भी दिया गया है और यूनियन भी दिया गया है तब आप किस पे टिक लगाएंगे? तब आप संघ पे टिक नहीं लगाएंगे, तब आप ऑप्शन डी पे ही टिक लगाएंगे। राज्यों का यूनियन है, जो हमारा भारत है ये राज्यों का यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन में फेडरेशन भी दिया गया है और संघ भी दिया गया है और यूनियन नहीं दिया गया है तब आपने संघ पे टिक लगाना है। अगर ऑप्शन में संघ और यूनियन दोनों दिया गया है तब आपने यूनियन पे टिक लगाना है। जो हमारा भारत है ये राज्यों का यूनियन है, क्योंकि आर्टिकल 1 के पहले क्लॉज में साफ कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि 500 से अधिक जो देशी रियासतें थी जो कि हमारे भारत में शामिल हो गई थी, इसके लिए कौन उत्तरदायी था, यानी कि इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
देखिए जो 500 से अधिक देसी रियासतें थी जो कि हमारे भारत में आसानी से शामिल हो गई थी, इसमें कुल 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दूसरे वीपी मेनन थे और तीसरे माउंट बेटन थे। इन 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय कराने के लिए। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिया गया है, वीपी मेनन या माउंट बेटन दिया गया है, तो आपने इस पे ही टिक लगाना है, क्योंकि 3 लोग जो थे ये 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन। देखिए जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे भारत में कुल 552 देसी रियासतें थी। इन 552 देसी रियासतों में से जो 549 देसी रियासतें थी, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन के प्रयासों से हमारे भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो ना ही हमारे भारत में शामिल हो रही थी और ना ही ये पाकिस्तान में शामिल हो रही थी। ये 3 देसी रियासतें कह रही थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे। इन 3 देसी रियासतों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो पहली देसी रियासत थी हैदराबाद, और दूसरी थी जूनागढ़, और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। तो ये 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो कि हमारे भारत में शामिल होने से मना कर रही थी। तो हैदराबाद जो देसी रियासत थी, इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा हमारे भारत में शामिल कर लिया गया था, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। और जो जूनागढ़ देसी रियासत थी, इसे जनमत संग्रह के द्वारा हमारे भारत में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि जूनागढ़ देसी रियासत की जो जनसंख्या थी ये ज़्यादातर हिंदू थी। तो यहाँ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे। तो यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया। यहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं कि भारत में शामिल होने चाहते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू थे, तो इन्होंने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ देसी रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया था। और जो जम्मू कश्मीर देसी रियासत थी, इसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अन्य देसी रियासतों के भारत में विलय के बाद भी किस 3 देसी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था? तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। अभी आपको पीछे बताया था कि कौन कौन सी 3 देसी रियासतें थी जो कि भारत में शामिल होने से मना कर रही थी। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में शामिल होने से मना कर रही थी। जूनागढ़ देसी रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था, और हैदराबाद देसी रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था, और जम्मू कश्मीर देसी रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। और जो 549 देसी रियासत थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन के प्रयासों से हमारे भारत में शामिल हो गई थी। बस ये 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो कि हमारे भारत में शामिल नहीं हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल 3 सदस्य थे। एक तो फजल अली ही थे जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे, दूसरे एच.एन. कुंजरू थे और तीसरे के.एम. पाणिक्कर थे। तो ये 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? आपको बताना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो फजल अली ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 में हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया?
तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अब आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था भाषा के आधार पर जो कि गठित किया गया था। किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया गया था कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले हमारे भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। देखिए, जो जम्मू कश्मीर जो था, जो कि पहले राज्य हुआ करता था, अब इसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो 9 हो गई थी और राज्यों की संख्या 28 हो गई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव जो था, जो कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, अब इसे मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में। तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, जिसके तहत सिक्किम को हमारे भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में 22वां राज्य के रूप में किसे शामिल किया गया था, तो सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1975 में शामिल किया गया था। देखिए, जब 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था, तो सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में हमारे भारत में शामिल किया गया था और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि सबसे पहले किस राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, उसके बाद किसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो सीरियल वाइज आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, उसके बाद हरियाणा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, उसके बाद सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और सिक्किम को 16 मई 1975 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसके तहत 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में और सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में हमारे भारत में शामिल किया गया था और अरुणाचल प्रदेश को 22 फरवरी 1987 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। इसका आंसर आप सभी को मालूम ही होगा, अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। तो आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार दिए गए हैं कि वो राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है। तो ये सब अधिकार आर्टिकल 3 के तहत संसद को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश जो था ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था और तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था।
देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर इतनी आसानी से नहीं किया गया था 1953 में। इससे पहले वहाँ पे बहुत सारा आंदोलन वगैरह हुआ था, ये सब कहानी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो 1948 में क्या हुआ कि भारत के बहुत से क्षेत्र से ये मांगें उठने लग गई कि भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन किया जाए। तो 1948 में भारत सरकार ने क्या किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का नाम था भाषाई प्रांत आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एस के धर इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग में कुल 4 सदस्य शामिल थे। एस के धर आयोग को ये कहा गया कि आप पता करिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही होगा। तो एस के धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं होगा, बल्कि इन्होंने ये कहा कि आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें। तो भारत सरकार ने एस के धर आयोग की इस बात को ना मानते हुए एक और समिति का गठन किया। इस समिति का नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में कुल 3 सदस्य शामिल थे। कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं होगा। तो इस आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ कि मद्रास राज्य के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि जब तक आप तेलुगु भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था, ये पोत्ती श्रीरामुलु कर रहे थे। पोत्ती श्रीरामुलु इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने कहा जब तक आप तेलुगु भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन नहीं करेंगे, हम अनशन पर रहेंगे, हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, हम भूखे प्यासे आंदोलन करेंगे। तो 58 दिन के बाद क्या होता है, 15 दिसंबर 1952 को क्या होता है कि अचानक से जो पोत्ती श्रीरामुलु होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पोत्ती श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद क्या होता है कि मद्रास राज्य में दंगा फसाद शुरू हो जाता है, जिसके तहत हार कर भारत सरकार को 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ता है। और जो आंध्र प्रदेश राज्य है, ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी, पोत्ती श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोत्ती श्रीरामुलु की इस आंदोलन में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया था कि 1948 में पहला आयोग गठित किया गया था। इस आयोग का नाम था भाषाई प्रांत आयोग। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको बताया गया था। तो एस के धर इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एस के धर जो थे, ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं होगा, बल्कि इन्होंने कहा कि आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 में। हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो 25 जनवरी को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन किया जाना है, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे भारत के राज्य हैं और जो हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका उल्लेख हमारे संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो ये बात आर्टिकल 1 के दूसरे क्लॉज में कही गई है। तो आर्टिकल 1 के दूसरे क्लॉज में कहा है कि हमारे भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हमारे संविधान की पहली अनुसूची में शामिल हैं। तो अगर हम भारतीय संघ में किसी नए राज्य का गठन करेंगे, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, तो पहली अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि 69वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, किस आर्टिकल में दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, तो आर्टिकल 239AA में दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में।
वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी? देखिए, वर्ष 2000 में कुल 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। कौन-कौन से राज्य थे? एक तो उत्तराखंड था, दूसरा छत्तीसगढ़ था और तीसरा झारखंड था। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी वर्ष 2000 में? तो 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर वर्ष 2000 में हुई थी और झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 में की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य को हमारे भारत में किस राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य को हमारे भारत में 27वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य को हमारे भारत में 26वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था और झारखंड राज्य को हमारे भारत में 28वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हमारे संविधान में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 का जो पहला क्लॉज है, इसमें कहा गया है इंडिया अर्थात जो भारत है ये राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के 56th, 55th, 53 एवं 36 संशोधन द्वारा क्रमश क्या हुआ था? आपको बताना है कि हमारे संविधान के 56वें संविधान संशोधन, 55वें संविधान संशोधन, 53वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और गोवा जो है इसे 25वां राज्य के रूप में हमारे भारत में शामिल किया गया था, जबकि अरुणाचल प्रदेश को हमारे भारत में 24वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था और मिजोरम को हमारे भारत में 23वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था और सिक्किम को हमारे भारत में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का 29वां राज्य बनाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको मालूम होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य को। तेलंगाना राज्य को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। अब आपको पता होना चाहिए तेलंगाना को 29वां राज्य भारत का कब बनाया गया था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। तेलंगाना को किस राज्य से अलग किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था 2 जून 2014 को। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।